नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सभी चैप्टरों के। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शब्द का क्या दर्शाता है? शारीरिक शब्द क्या दर्शाता है शारीरिक शिक्षा के अंदर? हमें इसका मतलब बताना है। आपसे वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और उनका एक लाइन में मतलब मांग लेगा, तो आपको उस हिसाब से करना है। और हमें जब हम ऑप्शंस एमसीक्यूज वगैरह करते हैं तो हमें लगता है कि चारों ऑप्शन ही सही है, अगर हम पढ़ के नहीं जाते हैं तो। इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। लाइन टू लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और इससे आपको पता लग जाएगा कि एमसीक्यूज के आंसर कौन सा सही है और आपको क्या लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शब्द का क्या क्या दर्शाता है? केवल शरीर, व्यायाम, प्रशिक्षण, शरीर व इसमें समाहित अंग, आत्मा, मस्तिष्क इत्यादि। अब केवल शरीर तो नहीं दर्शाता शारीरिक शिक्षा की। शारीरिक शिक्षा के अंदर हम मस्तिष्क के बारे में भी पढ़ते हैं, हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, हम अंगों के बारे में पढ़ते हैं, हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। केवल व्यायाम भी नहीं दर्शाता, क्योंकि एक्सरसाइज तो पार्ट हो गया ना। हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? शारीरिक शिक्षा हम क्यों पढ़ते हैं? शारीरिक शिक्षा में हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के में क्या क्या करना होता है, वो व्यायाम। प्रशिक्षण तो नहीं होता। अब लास्ट ऑप्शन बचा शरीर व इसमें समाहित अंग, आत्मा, मस्तिष्क इत्यादि। ठीक है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, शरीर भी आ रहा है, ठीक है, इसमें समाहित अंग भी आ रहे हैं, आत्मा भी आ रही है, मस्तिष्क भी आ रहा है और बाकी सब। तो आंसर क्या होगा? शरीर में समाहित मस्तिष्क, आत्मा, अंग इत्यादि। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? फोर्थ। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित हुआ? सबसे पहला जो शीतकालीन खेल था वो इंडिया में कहाँ आयोजित हुआ? लेह एवं गुलबर्ग में, शिमला एवं मनाली में, श्रीनगर में, चमोली एवं औली में। इसका आंसर है लेह एवं गुलबर्ग में। अब लेह एवं गुलबर्ग में क्यों? क्योंकि शीतकालीन खेल है। अब शीतकालीन खेल में क्या खेलते हैं हम? आइस स्केटिंग, है ना, आइस से रिलेटेड खेलते हैं। बर्फ जहां पे होगी वहीं तो वो करेंगे। और हमें पता है कि शिमला और मनाली में बर्फ होती है, बट उसमें इतनी मात्रा में नहीं कि वहां पे ये गेम्स हो सके, ऑर्गेनाइज हो सके। श्रीनगर में भी होती है बट उसमें भी इतनी मात्रा में नहीं। और यहाँ तो लेह एवं गुलमर्ग बचा। अब लेह हमारा सबसे हाईएस्ट चोटी है इंडिया की, है ना, और वहां पे जाके आप देखते भी हो कोल्ड डेजर्ट भी आता है, तो इसका मतलब सबसे ठंडी जगह वही हुई, तो सबसे ज्यादा आइस भी हमें वहीं मिलेगी और वहां हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। मतलब जितना एरिया हमें चाहिए होगा उतने एरिया में हमें आइस मिल सकती है और उतना ही हम गेम खेल सकते हैं। तो कहाँ हुआ था? लेह एवं गुलमर्ग में। थर्ड क्वेश्चन, शरीर क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये कथन किसका है? अब शरीर में होने वाले जो भी परिवर्तन आते हैं उसको हम शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये किसका कथन है? आपसे वो पूछेगा, वहां पे कथन दिए जाते हैं कि किसने क्या बोला है शारीरिक शिक्षा को लेकर। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव उसमें होते हैं, मानव शरीर में होते हैं, वो शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। किसने बोला था? प्रिंस मार्टिन ने नहीं बोला था, ये विलियम्स ने नहीं बोला था और बोचर ने नहीं बोला था। बच्चा कौन? कैसिडी ने बोला था। अब प्रिंस मार्टिन ने क्या बोला था? प्रिंस मार्टिन का कहना था कि शारीरिक शिक्षा में हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं, हम शरीर के बारे में जानते हैं। बाकी सबका भी सेम ही कहना था कि शरीर के बारे में पढ़ना, एक्सरसाइज करना, है ना, शरीर की नॉलेज लेना, खेलों की नॉलेज लेना शारीरिक शिक्षा कहलाता है। पर शारीरिक क्रियाओं वाला कैसिडी ने बोला था। तो इसका आंसर क्या होगा? कैसिडी। फोर्थ, शारीरिक शिक्षा के मुख्य रूप से कितने उद्देश्य होते हैं? शारीरिक शिक्षा के मुख्य रूप से कितने उद्देश्य होते हैं? 4, 3, 5, 6। 5 उद्देश्य। हमने पढ़ा था कि कौन कौन से 5 उद्देश्य शारीरिक शिक्षा के होते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चंस में भी पढ़ा है कि शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य होते हैं और कौन कौन से होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा हम पढ़ते ही हैं, शारीरिक शिक्षा में पढ़ने की जरूरत क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गामक विकास और सर्वांगीण विकास।
अब शारीरिक विकास भी इसका लक्ष्य है, मानसिक विकास भी इसका लक्ष्य है और गामक विकास भी इसका लक्ष्य है। ठीक है, अब जब सभी उसके लक्ष्य हैं तो ऑप्शन क्या आएगा, सर्वगीण विकास, यानी कि सभी विकास, इन सबको मिला के सभी विकास। ठीक है, अब हम शारीरिक शिक्षा में हमने सिर्फ शारीरिक शिक्षा के बारे में थोड़ी पढ़ा था, शारीरिक विकास के बारे में थोड़ी पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था कि हम मेंटली कैसे स्टेबल रह सकते हैं, अपना मानसिक विकास कैसे कर सकते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था हम अपना सामाजिक और गामक विकास कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा सभी विकास, इसलिए फोर्थ ऑप्शन। 6, खेल प्रबंध किस पर आधारित है। अब खेल प्रबंध किस पर आधारित होता है, जब भी हम खेल को प्रबंध करते हैं तो किस किस चीज पर आधारित होता है, कुशल और प्रतिभागिशाली अधिकारियों पे, चतुर चालाक अधिकारियों पे, कामचोर और लालची अधिकारियों पे, उपरोक्त कोई नहीं। अब चतुर और चालाक अधिकारी तो हम नहीं लेंगे कोई भी गेम ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, अब कमजोर और लालची अधिकारी भी नहीं लेंगे। अब कामचोर और कमजोर अधिकारी हमें मिल गए या फिर लालची अधिकारी मिल गए तो वो काम टाइम पे नहीं होगा और जल्दी भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद उपरोक्त कोई नहीं, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए होते हैं कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी जो उसको प्रबंध करने में मदद करें। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारी। ठीक है, 7th, एक पत्रकार के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। पत्रकार बनने के लिए हमें किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, मीठा बोलने का कौशल, उत्कृष्ट बोलने का कौशल, मृदुभाषी, खूबसूरत व्यक्ति। अब मीठा बोलने का कौशल तो हर किसी में होता है, हमें मीठा बोलने वाला नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए इंसान जो मीठा भी बोले और साथ साथ में वो अपने पॉइंट्स को भी रखे। ठीक है, अब जैसे सामने वाला अगर हमसे बदतमीजी कर रहा है तो वो मीठा बोलते बोलते भी अपने पॉइंट्स को रखे, तो मीठा बोलने वाला तो हमें नहीं चाहिए, मृदुभाषी भी नहीं चाहिए और खूबसूरत व्यक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि पत्रकार कोई भी हो सकता है। हमें चाहिए उत्कृष्ट बोलने वाला पत्रकार। उत्कृष्ट मतलब साफ सीधी बात, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला पत्रकार। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्कृष्ट बोलने वाला पत्रकार या फिर उत्कृष्ट बोलने वाला कौशल हमें चाहिए पत्रकार के अंदर। 8th क्वेश्चन, प्रशिक्षण का क्षेत्र क्या है। प्रशिक्षण का क्या क्षेत्र होता है, पार्क, योग फिटनेस, होटल हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब या उपरोक्त सभी। अब हम पार्क के अंदर योग और फिटनेस कर सकते हैं, हो सकता है। होटल के अंदर हेल्थ क्लब होते हैं, उसमें उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम वहां पे जाके एक्सरसाइज जिम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। स्पोर्ट्स क्लब, हम स्कूल में स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करते हैं, कॉलेज वगैरह में स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन करते हैं, उसमें भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत चीजें करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हम सब चीजों में प्रशिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, हम सब चीजों में ये सब कर सकते हैं। पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ? पहला खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ था? मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में। दिल्ली में। अब दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली इंडिया की राजधानी, इसलिए दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ कब संस्थापित हुआ? 1886 में, 1892 में, 1894 में, 1880 में। अब यहाँ गड़बड़ आ जाती है, देखो जैसे 1886 हो गया, 92 हो गया, 80 हो गया, 94 हो गया। अब आप सोचो, अगर आपको पता है कि 90 की लाइन में है तो आप इन दोनों को पहले ही सोचने लग जाओगे, या तो इसमें से एक है या इसमें से एक है, 50-50 का ऑप्शन हो जाएगा। बट हमें वहाँ 50-50 का ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए सटीक आंसर, क्योंकि एमसीक्यू में अगर हमने 50-50 लगाया और गलती से आप इस पर टिक कर आए तो एक नंबर आपका गया। इसलिए आपको डेट्स वगैरह तो ऐसे रटी होनी चाहिए या फिर ऐसे याद होनी चाहिए कि बस आप भूले ही ना उनको, आपके अंदर वो 50-50 वाला सीन न रहे कि 90 की लाइन में था, कौन सा था ये नहीं पता। तो इसका आंसर है हमारा 1894। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में आयोजित किए जाते हैं? प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में आयोजित किए जाते हैं? हरकुलस नहीं, थियोडोसिस नहीं, जूस पोसीडोन। ठीक है, वैसे तो ये ज्यूस के उसमें क्या बोलते हैं, खेल, ओलंपिक खेल के सम्मान में की जाती है, क्योंकि उन्होंने ये चालू किया था, उन्होंने ये खेलना चालू किया था। ठीक है, ओलंपिक प्रतीक में कितने छल होते हैं? ओलंपिक प्रतीक में हमें पता है 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, 2, 4, 1 नहीं होते, 5 छल्ले होते हैं। 5 क्यों होते हैं? 5 छल्ले इसलिए होते हैं क्योंकि वो दर्शाते हैं 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, जैसे अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, एशिया हो गया और यूरोप हो गया, इन सब कॉन्टिनेंट्स को वो दर्शाते हैं, इसलिए उसमें कितने छल्ले होते हैं? 5। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, पेरिस में नहीं है, स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस
में नहीं है, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर, वो आपसे पूछ सकते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। वो आपसे एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो भी हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। अब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ना पूछे, भारत का पूछ ले तो भारत का बताना पड़ेगा आपको, तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट याद करना जरूरी है। तो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। 14th ओलंपिक मूल्य चुनिए। ओलंपिक के क्या मूल्य होते हैं? जुगारू कानून, सर दोराबाजी टाटा, बैरन पियर डे कॉर्बिन और जैक रोक्स, ठीक है। अब ओलंपिक के जो मूल्य इंसान है वो कौन है, ठीक है, तो इसका नाम है बैरन पियर डे कॉर्बिन, बैरन पियर डे कॉर्बिन, ठीक है, इसका आंसर ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इसलिए। अब मिलान करना है हमें, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमारा जो ए बॉक्स है उसमें क्या क्या है? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। बी बॉक्स में है लाल, पीला, काला, हरा। अब हमें बताना है कि जो अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया है, इनको कौन से कलर दर्शाते हैं ओलंपिक के छल्लों में। ओलंपिक के छल्ले ऐसे होते हैं, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, तो हमें ये बताने की कौन सा कलर किसको दर्शाता है। अब ए बी सी डी आप पे ऐसे लिखा है ए बी सी डी, ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स होते हैं ए बी सी डी। अब ये नीचे आपको नंबर दे देंगे कि कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। ए में ए सेकंड वाला अफ्रीका का पीला रंग नहीं, बी का फर्स्ट, ऐसे ऐसे आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 3214। अब 3214 कैसे होगा, ठीक है, 3214 यानी कि ए का हमारा हो जाएगा 3, अफ्रीका का काला होता है ना, और बी का हमारा हो जाएगा 2, अमेरिका का क्या होता है? पीला होता है, अमेरिका को पीला रंग दर्शाता है, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 1, सी का क्या हो जाएगा? एशिया का हमारा क्या हो जाएगा? लाल, और ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? हमारा हरा। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैचिंग है ना ए बी सी, वो आपको ऐसे लिख के दे देंगे, नीचे आपको नंबर दे देंगे, ए का नंबर आपको देखना पड़ता है, बी का नंबर आपको देखना पड़ेगा कि ए बी में कौन से नंबर से मैच होगा। तो ऐसे ऐसे ये करते हैं और ऐसे आपको आंसर देना पड़ता है। अब हमने यहाँ पे 4 पढ़ लिया और एक और हमारा क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट होता है, वो आपको बताना है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। नीचे दिए गए 2 कदमों को अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। 2 कथन है, उनको अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया, यानी कि असर्शन और रीजन, ठीक है। असर्शन को हम ए में लिखते हैं और रीजन को हम लिखते हैं आर में, ठीक है। इंग्लिश में असर्शन और रीजन होता है, हिंदी में होता है अभिकथन और कारण। अभिकथन हमारा ये है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 76 बीसीई में शुरू हुए। अभिकथन। कारण, पियरे बैरन डे कॉर्बिन आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक थे। मैंने बताया था ना, पियरे बैरन कॉर्बिन ने हमें आधुनिक खेलों से परिचित करवाया था, तो इसलिए वहां पे उनको मूल्य दिया जाता है, ठीक है। अब अभिकथन तो हमारा सही है कि प्राचीन ओलंपिक खेल 76 बीसीई में शुरू हुए थे, ठीक है। कारण, पियरे बैरन डे कॉर्बिन आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे, पर कारण से मैच नहीं कर रहा। अब हम असर्शन और कारण का आंसर कैसे देते हैं? असर्शन में मतलब अभिकथन का और कारण का आंसर क्या देते हैं? जो अभिकथन में हो रहा है, फिर हम उसका कारण देखते हैं कि इस वजह से हो रहा है, तब वो दोनों सही माने जाते हैं। बट अगर ये दोनों ही पॉइंट सही है तो हम इनमें से देखते हैं, जैसे अभिकथन और कारण सही है पर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं हो रही है उसके अंदर, तो ऐसे पॉइंट लगाते हैं हम। अगर दोनों सही है तो दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है, अगर दोनों सही भी है पर व्याख्या नहीं हो रही तो दोनों सही है पर इसकी व्याख्या नहीं हो रही। ए सही है तो आर गलत है, आर सही है तो ए गलत है, ऐसे होता है। अब जैसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, अभिकथन और कारण सत्य है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। देखो है ना, अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, फिर कारण सत्य है लेकिन अभिकथन असत्य है, तो ऐसे देखना होता है। तो इसका आंसर है सेकंड। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रथम ओलंपिक खेल थे, प्राचीन ओलंपिक खेल थे, वो चालू तो हुए थे 76 बीसीई में, पर उसका कारण ये नहीं था कि पियरे बैरन डी कॉर्बिन आधुनिक खेल लेके आए थे, आधुनिक खेल से उन्होंने हमें परिचित कराया था, तो इसका कारण नहीं था। दोनों कथन सही तो है पर वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। 17 शारीरिक शिक्षा में कौन से ओलंपिक खेल सुझाए जिसमें विद्यार्थी भाग ले सकते हैं,
ठीक है। अब कौन से ऐसे खेल है जिसमें विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और डेफ ओलंपिक्स। डेफ ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में तो भाग ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डेफ ओलंपिक्स होता है जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए, और पैरा ओलंपिक्स होता है जो पैरालाइज होते हैं या अपंग होते हैं उनके लिए, ठीक है। अब बचा शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्म ओलंपिक। तो हम सिर्फ ग्रीष्म ओलंपिक में खेल सकते हैं। कौन? स्टूडेंट्स, विद्यार्थी सिर्फ ग्रीष्म ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीष्म ओलंपिक। ओलंपिक का आयोजन कितने वर्ष में होता है? ओलंपिक का आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। अभी पेरिस में हुआ था, अब 4 वर्ष बाद कहीं और होगा, और इससे 4 वर्ष पहले हमारा कहाँ हुआ था? टोक्यो में। तो ये तो आपको याद रखना है कि हर 4 वर्ष में ही ओलंपिक का आयोजन होता है। और ये भी कि जो हमारे इंडिया का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, उसमें भी जो चेयरमैन नियुक्त होते हैं वो हर 4 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। 19 खिलाड़ियों के लिए कौन सी भारतीय संस्था के मुख्य काम करती है? खिलाड़ियों के लिए कौन सी भारतीय संस्था मुख्य काम करती है? विशेष ओलंपिक भारत नहीं, भारत विशेष ओलंपिक नहीं, भारत विशेष यानी कि स्पेशल नहीं, IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, IOA। योग सूत्र की रचना किसने की? अब योग सूत्र से हमें परिचित किसने किया, उसकी रचना किसने की? हमने पढ़ा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उसका आंसर नहीं दे सकते अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा और आपने वीडियो देखी होगी, क्योंकि ये हर चैप्टर में, मतलब हर चैप्टर में तो नहीं, हर उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि इनका नाम पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, तो आपको ये याद रखना है। वेद व्यास जी ने नहीं की थी, इन्होंने महाभारत लिखी थी। स्वामी विवेकानंद ने नहीं की थी, स्वामी विवेकानंद बाद में आए थे। बाबा रामदेव ने की, बाबा रामदेव अभी करंट में है। और महर्षि पतंजलि। तो इसका आंसर क्या होगा? महर्षि पतंजलि ने हमें किससे युक्त करवाया था? योग सूत्र से हमें योग सूत्र की रचना की थी और हमें परिचित करवाया था। अगर आपको महर्षि पतंजलि याद नहीं होता तो आप ये याद रख सकते हैं बाबा रामदेव की जो संस्था है पतंजलि की, वो, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा। 21वां, योग के कितने अंग होते हैं? योग के कितने अंग होते हैं? योग के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? जैसे यम, प्राणायाम है ना, कपालभाति, ये सारे जो अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? 8। टोटल 8 अंग होते हैं। तो योग के कितने अंग हुए? 8। इनमें से कौन सा यम का भाग नहीं है? अब यम में हम क्या करते हैं? यम में हमें सत्य बोलना होता है, योग धारण करना होता है, झूठ नहीं बोलना होता, सब त्याग देना होता है, मोह माया त्याग देनी होती है। तो सत्य तो हमें बोलना ही होता है, सत्य का त्याग करना होता है, अप्यग्रह भी करना होता है। बचा संतोष। संतोष इसमें नहीं आता क्योंकि हम यम के अंदर क्या बोलते हैं, कठिनाई से गुजरना सीखते हैं। सत्य बोलना, सत्य से दूर रहना, श्रम करना, मोह माया त्याग देना, योगी का जीवन धारण कर लेना। तो संतोष नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। अब प्राणायाम के घटक हैं। प्राणायाम के कितने घटक हैं? प्राणायाम के 3 घटक हैं। प्राणायाम के कौन कौन से 3 घटक होते हैं वो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया था ये आपको। 3, योग का अंतिम चरण है। योग का क्या अंतिम चरण होता है? समाधि। अब समाधि कैसे होता है योग का अंतिम चरण? हमने देखा है योग के बहुत सारे पार्ट होते हैं। जब हम पहले हम योग करना चालू करते हैं, हेल्दी रहना चालू करते हैं, फिर हम धीरे धीरे माया त्याग देते हैं। माया त्यागने के बाद हम धीरे धीरे योगी का धारण कर लेते हैं। अब योगी का रूप धारण करने के बाद हम क्या करते हैं? एंड में जाके हम समाधि लेते हैं। एंड में जाके समाधि लेते हैं यानी कि अपनी आत्मा को परमेश्वर को संपन्न कर देते हैं। तो एंड क्या हुआ इसका? समाधि। तो इसका आंसर क्या है? समाधि, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा शरीर सर्वधनात्मक आसन नहीं है? अब शरीर के लिए कौन सा अच्छा आसन नहीं है या फिर सर्वधनात्मक यानी कि पॉजिटिविटी वाला आसन नहीं है? अब धनुरासन हम करते हैं अपने हेल्थ को बनाने के लिए, शरीर को अच्छा बनाने के लिए। चक्रासन भी हम इसलिए करते हैं और मयूरासन भी इसलिए करते हैं। अब शव आसन शव आसन हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शव आसन में क्या होता है, हमें लेट नहीं होती, हम सो जाते हैं, है ना, ये सब सो जाते हैं, लेटे रहते हैं आंख बंद करके, उसको हम शव आसन कहते हैं। तो शव आसन हमें लेजी बनाता है, ना कि थोड़ा क्या एक्टिव, ठीक है। तो शवासन इसका आंसर होगा। योगिक क्रियाएं कितनी होती है? योगिक क्रियाएं 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी योगिक क्रियाएं होती है? 6 प्रकार की, ठीक है। हमने पढ़ा था कि यम होता है, नियम होता है। ये जो 6 प्रकार की योगिक क्रियाएं होती है इनको हम योगिक क्रियाएं कहते हैं। इनमें से किससे खरगोश मुद्रा भी कहा जाता है? इनमें से किसे खरगोश मुद्रा भी कहा जाता है? पद्मासन हमें पता है कि पद्मासन क्या होता है, ताड़ासन भी हमें पता है और हलासन भी हमें पता है। तो बचा क्या? शशांक आसन। तो इसका मतलब क्या होगा? शशांक आसन। अगर आप 100% श्योर है उस चारों ऑप्शन में से कि ये आपको पता है कि पद्मासन क्या होता है, ये क्या होता है, तो जो आपको लगता है कि बहुत डिफरेंट है, आपने नहीं सुना, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। अगर आपको टू द पॉइंट यकीन है कि पद्मासन कुछ और होता है, वो आसन नहीं होता जो उसमें पूछा गया है, ठीक है।
मस्तिष्क की संपूर्ण स्थिर स्थिरता क्या कहलाती है? ठीक है, जब हम मस्तिष्क को एकदम शांत कर देते हैं ना, इधर के मतलब जहां जो हमारे आसपास हो रहा है उससे दूर परे, और हम एकदम कंट्रोल में अपने माइंड के, और माइंड को हमने अपने कंट्रोल में कर रखे, तो उसको क्या बोलते हैं? समाधि नहीं, समाधि में हम अपना आत्मा को त्याग कर देते हैं। पत्रहार नहीं बोलते, धारणा नहीं बोलते, धारणा मतलब सोच होता है। बचा क्या? ध्यान। तो इसको क्या बोलते हैं? ध्यान। और ये तो हमें पता ही है कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं हम ध्यान के उसमें होते हैं, ध्यान की मुद्रा में होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं। जब हम अपने एनवायरमेंट में मतलब हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसको भूल जाते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी भूल जाते हैं। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता है और सब चीज हमारे कंट्रोल में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ध्यान। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सा आसन लंबाई बढ़ाने के लिए लाभकारी है? निम्न में से कौन सा आसन लंबाई बढ़ाने के लिए लाभकारी है? इसको तो मेरे को पढ़ने भी नहीं चाहिए ऑप्शन। हलासन, पद्मासन, ताड़ासन, सुखासन। तो इसका क्या होगा आंसर? ताड़ासन। अक्षमता के लिए उपयोग किए जाने वाले उपयोगी शब्द क्या होते हैं? अक्षमता, जो लोग, अक्षमता क्या होती है आपको पता है ना? अक्षमता मतलब वो लोग जो अपने दैनिक काम नहीं कर पा रहे, तो उनको उपयोग किया जाने वाला कौन सा सही शब्द है? अपांग नहीं, मुद्र, अंधा नहीं। आप ये तीनों चीज उनको यूज नहीं कर सकते। या तो आप विकलांग बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं दिव्यांग। तो ऑप्शन में दिव्यांग है, तो इसका आंसर होगा दिव्यांग। अब आप सोच रहे होंगे अगर विकलांग और दिव्यांग दोनों आ गया तो पॉइंट है तो दोनों, बट अभी के समय में हम दिव्यांग बोलते, तो आप दिव्यांग पे टिक करके आओगे। ठीक है, दिव्यांग पे आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा विकार है? अब इनमें से विकार क्या है? कार्य करने में रुकावट, मानसिक बीमारी, हानिकारक बढ़ना, यह एक शारीरिक अक्षमता है। कार्य करने में रुकावट होता है विकार। अब हम विकार हमने दो टाइप के पढ़े थे। दो टाइप के होते हैं कि जो लंबे समय तक चलते हैं या फिर जो क्या बोलते हैं फिर लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं। अब उनमें क्या होता है कि हमें कार्य करने में रुकावट आती है, तो इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि मानसिक बीमारी है, उसको नहीं बोल सकते हम उसको। ठीक है, अब हम ये भी नहीं बोल सकते हानिकारकों का बढ़ना, नहीं, वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर होती है, हमारे कोई अंग के अंदर नहीं होती। फिर हम शारीरिक अक्षमता भी नहीं बोल सकते। अक्षमता का मतलब होता है कि वो बचपन से ही ऐसा है या फिर वो लाइफ टाइम के लिए ऐसा हो गया है। ठीक है, तो इसका क्या बचेगा? कार्य करने में रुकावट। तो इसका आंसर होगा कार्य करने में रुकावट। एक वाक चिकित्सक किस क्रिया में मदद करता है? वाक चिकित्सक मतलब जो बोलने वाला होता है, तो ऑब्वियसली संचार में, क्योंकि हमें अपनी बातचीत रखनी होती है। चलने में तो नहीं कर सकता, खेलने में भी नहीं कर सकता, गति क्रियाओं को बढ़ाने में भी नहीं कर सकता, तो किसमें करेगा? संचार में, क्योंकि उसको बोलने की जरूरत है। तो वाक चिकित्सक क्या होता है? जो बोलते हैं। ठीक है, अब CWSN के साथ व्यवहार करने वाले शिक्षक कौन है? ठीक है, अब CWSN के साथ व्यवहार करने वाले शिक्षक को हम क्या बोलते हैं? शारीरिक शिक्षा शिक्षक, भौतिक चिकित्सा, प्रधानाचार्य, विशेष शिक्षक। प्रधानाचार्य तो नहीं बोलेंगे, प्रिंसिपल थोड़ी बोलते हैं। पीईटी भी नहीं बोलेंगे, पीटीआई जो हमें करवाते हैं, जो भी हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, उनको भी नहीं बोलेंगे। भौतिक चिकित्सक को भी नहीं बोलेंगे। भौतिक चिकित्सक मतलब जो हमारे शरीर का इलाज करते हैं, जो हमें जैसे हम फीवर वगैरह हो जाता है हम जाते हैं ना, तो इनको कंट्रोल कौन करते हैं? फिर इनको सिखाने वाला कौन होता है? इनके साथ व्यवहार करने वाला कौन होता है? विशेष शिक्षक, यानी कि स्पेशल टीचर। स्पेशल टीचर होते हैं ना स्पेशल एबल्ड बच्चों के लिए। ठीक है, जब कोई व्यक्ति सामान्य मानव जीवन मानसिक गतिविधियों को अपनाता है और अनुकूल व्यवहार कोशिश करने में सक्षम नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, संज्ञात्मक विकार। जब कोई व्यक्ति सामान्य मानव जीवन मानसिक गतिविधियों, अब इसमें वर्ड ही आ गया मानसिक। ठीक है, मानसिक गतिविधियां नहीं कर सकता। ठीक है, अब अनुकूल व्यवहार भी नहीं कर सकता। ठीक है, और कोशिश भी नहीं कर सकता और सक्षम ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बौद्धिक अक्षमता। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हर चीज से रिलेटेड हो जाती है। जब वो मानसिक रूप से सोचते हैं तो शारीरिक रूप से भी नहीं होगा। आप मेरा मेंटल ही स्टेबल नहीं हूं मैं, तो मैं अभी नहीं खा पाऊंगी अपने हाथों से। ठीक है, मैं अपने शरीर को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बौद्धिक अक्षमता। 33, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता शिष्टाचार्य है? परिवेशन में समावेशन की संस्कृति विकार, विकसित करना, खेल का क्षेत्र सीमित होना चाहिए, शिक्षक की रुचि के अनुसार कार्यक्रम, खेल में नियमों के संशोधन किया जाना चाहिए। अब परिवेश में समावेश की संस्कृति विकसित करना तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके अंदर हमें अपनी संस्कृति या फिर हर चीज को रिप्रेजेंट भी करना होता है। खेल में क्षेत्र सीमित होना चाहिए, जितना हमें नीडेड है उतना ही क्षेत्र होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा क्षेत्र होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर शिक्षक की रुचि अनुसार कार्यक्रम, अब हमारी रुचि के अनुसार हमारा कार्यक्रम होना चाहिए, और जो कोच है हमारा उसके अनुसार। अब कोच वो कबड्डी का है, सिखा लेके उसको क्रिकेट में चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर खेल के नियमों में संशोधन किया जाए, हर टाइम टू टाइम खेल के नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। जैसे आपको क्रिकेट में पता होगा पहले जो नी पैड होते हैं वो नहीं होते थे, हेलमेट नहीं होता था, है ना, तो धीरे धीरे संशोधन हुआ, इसलिए नी पैड, हेलमेट ये सब आया। ठीक है, तो इसके आंसर होंगे सारे 1 2 3 4 चारों सही है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन अनुकूल शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? चिकित्सा परीक्षा आयोजित करना, खेल का क्षेत्र सीमित होना चाहिए, शिक्षक की रुचि के अनुसार कार्यक्रम होना चाहिए, खेल के नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। अब इसका आंसर होता है शिक्षक की रुचि के अनुसार कार्यक्रम होना चाहिए। अब शिक्षक की रुचि के अनुसार कार्यक्रम होना चाहिए, वो शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत इसलिए नहीं आता क्योंकि शिक्षक को हर चीज पढ़ानी पड़ेगी। अब शिक्षक का मन है कि वो बस वो गेम खिलाता रहे, तो आपका तो कुछ होएगा ही नहीं, आप गेम ही खेलते रह जाओगे और जो सिलेबस है वो रह जाएगा। तो इसलिए शिक्षक के रुचि के अनुसार कार्यक्रम होना चाहिए, ये गलत है या इनके अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन से अनुकूल शारीरिक शिक्षा के उपदेश हैं? ठीक है, शारीरिक फिटनेस विकसित करने के लिए, शारीरिक फिटनेस से विकसित करवाते हैं वो। समाजीकरण कौशल विकसित करने के लिए, ये भी सही है। आत्मसम्मान का विकास करने के लिए, ये भी सही है। मोटर कौशल का विकास करने के लिए, ये भी सही है। तो इसके आंसर क्या होंगे? 1 2 3 4 सभी सही है। अब मोटर कौशल क्या होता है, यानी कि हाथ पैर जो हमारे चलते हैं ना, उसका विकास करने के लिए। ठीक है, शारीरिक पुष्टि के कितने घटक होते हैं? अब शारीरिक पुष्टि के कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं शारीरिक पुष्टि के। ठीक है, स्पेलनेस क्या अर्थ है? स्पेलनेस का क्या अर्थ है? ठीक है, गति तो नहीं होता, गति का मतलब क्या होता है? स्पीड। सहनशीलता भी नहीं होता, इसका मतलब होता है टॉलरेंस। शक्ति भी नहीं होता, इसका मतलब होता है पावर। तो बच्चा क्या? लचक। तो इसका मतलब क्या होगा? लचक। आपको थोड़े इंग्लिश वर्ड भी पता होने चाहिए ताकि आप उसके मीनिंग भी कर सको। और आप, मैं बोलती हूँ कि अगर बायलैंग्वेज कर रहे हो तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जाके भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे अभी देवनागरी में भी वो कर देते हैं तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको इंग्लिश में भी नाम पता होगा। अगर वो शक्ति की जगह पावर लिख देते तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज में करना चाहिए। समकालीनता का दूसरा नाम क्या है? समकालीनता का दूसरा नाम क्या है? गति नहीं, स्पीड होता है वो तो। शक्ति नहीं, पावर। सहनशीलता नहीं, वो तो अभी पढ़ा हमने। वो टॉलरेंस होता है। तो क्या बचा? समन्वय। तो इसका क्या होता है? समन्वय। वसा, अस्थि, जल एवं मांसपेशियों का प्रतिशत मानव शरीर में क्या कहलाता है? इन सब का प्रतिशत मानव शरीर में क्या कहलाता है? मांसपेशीय सहनशील शक्ति, मांसपेशी सहन शक्ति नहीं कहलाता क्योंकि वो सिर्फ मसल से रिलेटेड होगा। वसा, अस्थि, जल इन सबसे रिलेटेड नहीं होगा। मांसपेशीय शक्ति नहीं, वो मांसपेशियों के लिए होता है। लचक नहीं। बच्चा क्या? शारीरिक संरचना। तो इसका मतलब क्या होगा? शारीरिक संरचना। हमारी शरीर की संरचना किन सबसे होती है? इन सबसे ही तो मिलकर होती है। वसा, अस्थि, जल एवं मांसपेशियों से ही तो मिलकर होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? शरीर की संरचना। लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गति, सहन शक्ति, शक्ति या लचक। गति तो नहीं बोलते, स्पीड हो जाएगा। शक्ति नहीं बोलते, पावर हो जाएगा। लचक नहीं बोलते, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। और हम बात करें कि उसको इग्नोर करेंगे तो उसका होगा सहन शक्ति, यानी कि हम सहन शक्ति। अब हमें कोई चिल्ला रहा है, हम उसको बहुत इग्नोर कर रहे हैं कि हम रिपीट में आंसर ना दे, रिपीट में ना बोले, तो वो हमारा सहन शक्ति हुआ। हम उसको सहन कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सहन शक्ति। शरीर के जोड़े में गति की किस्मत को क्या कहते हैं? शक्ति, शरीर चलन, लचक और सहन शक्ति। लचक बोलते हैं। अब लचक क्यों बोलते हैं? हम अपनी कोई भी हड्डी मूव कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी वो हड्डी फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? लचक। किसी भी शक्ति का विरोध करने की क्षमता क्या होती है? किसी भी शक्ति का विरोध करने की क्षमता क्या होती है? मांसपेशीय शक्ति। अब मांसपेशियों शक्ति कैसे हुआ? अब कोई फोर्स से हमें बॉल फेंकता है, ठीक है, और हमें लग सकती है, वो तो हमारे मसल्स रिएक्ट करते हैं उस पर। ठीक है, अब वो बॉल कैच कर लोगे तो वो हमारे मसल्स ने रिएक्ट किया, उसका फोर्स अपनी फोर्स से रोका। ठीक है, अब हाथ पे वो जो अगर आपके यहाँ लगती, मुंह वगैरह पे कहीं भी लगती तो वो जोर से लगती, पर हमने कैच कर लिया तो हमारा फोर्स उसको लगा, तो हमें दोनों को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों का फोर्स इक्वल था, इसलिए मांसपेशीय शक्ति। स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि का लक्ष्य क्या रोकना है? ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि जो भी होते हैं उसके लिए क्यों पढ़ते हैं और उसका मकसद क्या रोकना होता है? ताकत नहीं, शक्ति नहीं, इनका तो बढ़ाना होता है। रास्ता नहीं, रास्ता तो आ ही नहीं सकता ना इसके अंदर। शारीरिक बीमारी, तो इसका क्या होता है? बीमारी रोकना। ताकत तो वो हमें बढ़ाने के लिए बोलते हैं, शक्ति भी हमें बढ़ाने के लिए बोलते हैं, रास्ता वो रोक नहीं सकता, तो बीमारी रोकने के लिए बोलता है। इसका लक्ष्य है बीमारियों को रोकना या फिर रोग मुक्त करना लोगों को। ठीक है, अब अभिकथन और कारण वाले आंसर। लेकिन अपने शरीर के अंग को हिला नहीं सकते, उन्हें अपने शरीर की ताकत बनाने की क्षमता खो दी है। जो पैरालाइज वाले लोग होते हैं, जिनको लकवा मार जाता है, वो अपने शरीर के अंग को नहीं हिला सकते। उन्होंने अपने शरीर की ताकत बनाने की क्षमता को खो दिया है। अब जो क्या बोलते हैं, जो जिनको लकवा मार जाता है, जिनको पैरालिसिस आ जाता है, वो अपने शरीर को नहीं हिला सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्षमता खो देते हैं। वो हमारे ब्रेन जो उनको कंट्रोल करते हैं ना शरीर को, वो क्षमता वो खो देते हैं। इसका मतलब दोनों सही है,
ठीक है, अब ये दोनों सही है तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों अभिकथन और कारण सही हैं, या फिर दोनों अभिकथन और कारण गलत हैं। अभिकथन सही है पर कारण गलत है, कारण सही है लेकिन अभिकथन गलत है, पर हमारे तो दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों अभिकथन और कारण सही है। तो इसका आंसर है ए, दोनों अभिकथन और कारण सही है। प्राथमिक चिकित्सा किस स्थिति में दी जाती है? फर्स्ट एड किस स्थिति में दी जाता है? दीर्घकालीन रोग में नहीं, जो बहुत समय से चला हुआ रोग में उसमें नहीं देते हम, वो तो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ना। अचानक बीमारी, चोट लगने पर, अचानक बीमारी चोट लगने पर भी देते हैं। अचानक से बीमारी हो जाए, अगर अचानक से बुखार हो गया तो हम कोई भी कॉम्बिफ्लेम वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, तो वो एक चिकित्सक ही हुआ, हम डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, हम पहले खा लेते हैं। फिर अगर हमें चोट लग जाती है, ब्लड वगैरह आते हैं, बैंडेज वगैरह लगा ली है ना, बीटाडीन वगैरह लगा ली, तो वो भी हमारा फर्स्ट एड होता है, हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते उसमें। डॉक्टर से इलाज के बाद नहीं, पुराने घाव पर नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, अचानक बीमारी चोट लगने पर। ठीक है, फर्स्ट एड का मतलब यही होता है कि डॉक्टर से पहले किए जाने वाला उपचार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है? डॉक्टर के परामर्श के लिए जाना, घाव से रक्त के प्रवाह को रोकना, रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करना, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा नहीं आती है, रोग से बचाव के लिए टीकाकरण नहीं आता है, क्योंकि टीकाकरण हम डॉक्टर से करवाते हैं ना। डॉक्टर के परामर्श के लिए जाना नहीं, घाव से रक्त के प्रवाह को रोकना। इसका आंसर होगा घाव से, अब चोट लग गया, आपको ब्लड बह रहा है, तो आप उसमें पट्टी वट्टी या फिर कोई भी कपड़ा वगैरह बांधोगे ताकि आप डॉक्टर के पास सेफली जा सको और ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो डॉक्टर, आप सिंपली समझ लो कि डॉक्टर से पहले किए जाने वाला इलाज ही फर्स्ट एड हमारा कहलाता है, चाहे आप उसमें कुछ भी करते हो। ठीक है, तो वही हमारा फर्स्ट एड कहलाता है। तो आपको ये ऑप्शन में यही याद रखना है कि डॉक्टर से पहले किए जाने वाला इलाज। निम्नलिखित कथनों में अभिकथन, फिर से अभिकथन वाला, प्राथमिक उपचार वह देखभाल है जो किसी घायल व्यक्ति को चिकित्सक के रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा उपचार पहले दी जाती है। ठीक है, अब हमने देखा कि प्राथमिक उपचार क्या है। जब भी हम किसी प्रशिक्षित व्यक्ति यानी कि डॉक्टर से पहले कोई उपचार कर देते हैं उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो अभिकथन सही है। कारण, सही और सात्विक प्राथमिक उपचार किसी घायल व्यक्ति को सुरक्षा रखने में मदद करता है। ये भी सही है, जब हम घायल व्यक्ति का अच्छे से उपचार कर देते हैं तो वो उसको सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब जैसे उसका ब्लड, अब उसके माथे में लग गई है, उसका ब्लड निकल रहा है, हमने कोई पट्टी वट्टी कपड़ा वपड़ा बांधे ताकि वो ब्लड ज्यादा लॉस ना हो, तो वो उसको हेल्प कर रहा है ना। अगर उसका ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो क्या पता वो बच ही नहीं पाता, या फिर क्या पता उसको ब्लड की ज्यादा नीड हो जाती है, अब उसका ब्लड ज्यादा लॉस नहीं होगा, वो बच जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों अभिकथन और कारण सही, और अभिकथन कारण की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। हुत्तुतु खेल के और क्या नाम है? हुत्तुतु खेल के और क्या नाम होते हैं? हुत्तुतु खेल का नाम होता है कबड्डी। ये आपको याद रखना, खो खो नहीं होता, पिट्टू नहीं होता, जूडो कराटे नहीं होता, कबड्डी। एक चैप्टर आता है हिंदी में, अगर आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, हुत्तुतु, तो उसमें बताया गया था कि हुत्तुतु कौन सी गेम होती है? कबड्डी होती है। ठीक है, जिसमें हम इसमें कबड्डी कबड्डी बोलते हैं, उसमें हुत्तुतु बोलते हैं। तो हुत्तुतु का दूसरा नाम क्या है? कबड्डी। ठीक है, इसका आंसर कबड्डी। यूबी लाखवी खेल की शुरुआत कहाँ हुई? यूबी लाखवी खेल की शुरुआत केरल में हुई नहीं, मध्य प्रदेश में हुई नहीं, दिल्ली में हुई नहीं, मणिपुर में हुई थी। अब आप कैसे बताएंगे यूबी लाखवी? अब केरल में ये लैंग्वेज नहीं बोली जाती, मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, दिल्ली में नहीं बोली जाती, आप लैंग्वेज से भी सोच के बता सकते हैं कहाँ का खेल होगा। तो ये मणिपुर में हुआ था। ये रीजनल खेल के अंदर आता है, स्टेट खेल के अंदर आता है, क्षेत्रीय खेल के अंदर आता है। तो आप पढ़ सकते हैं, बुक के अंदर लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, परिणाम के कितने प्रकार होते हैं? परिणाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो आपको बुक में मिल जाएंगे। बस इतना लिखा होता है कि कितने प्रकार होते हैं और हमें क्या करना है। परिणाम के 6 प्रकार होते हैं। कपालभाति जो भी आप करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, वो सब आता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में से मैक्सिमम यही एमसीक्यू पूछे जाएंगे, या फिर क्वेश्चन जो हमने करे थे डिस्कस उसमें से 1-2 पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको साथ के साथ एग्जाम की तैयारी करते रहनी, प्रैक्टिस करते रहनी, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ, बट ये रियलिटी है कि आगे जाके आप एक दिन में ही सारा कवर करेंगे तो सब दिमाग के ऊपर से जाएगा, इसलिए साथ के साथ लेके चलें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।